हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख रहे थे तो हमें पता चला मेजर कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के एयर, वाटर, सॉइल एंड बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मेनली डिवीज़न होती है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं यानी कि बायोस्फीयर, और एबायोटिक में हम एयर, वाटर, सॉइल इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर मतलब स्फीयर ऑफ एयर। अब देखेंगे ये एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के ऊपर जो थिक गैसियस कवर है, जो सेवरल किलोमीटर्स तक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है हाइट वाइज, तो उसको हम उस जो गैसियस कवर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो सरफेस के ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वहाँ पे रहता है। और जितना हाइट बढ़ता है इस एटमॉस्फेयर पर, क्योंकि ये सेवरल किलोमीटर्स तक डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो जितना इसका हाइट बढ़ता है इसकी थिकनेस कम होती जाती है, मतलब ये थिन होता जाता है। अर्थ सरफेस के करीब जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जो लेयर है, वो सबसे ज़्यादा थिक है, और धीरे धीरे जितना हाइट बढ़ जाता है एंड तक ये बहुत थिन हो जाता है इसके लेयर्स। तो अब हम देखेंगे इस अर्थ एटमॉस्फेयर, ये इसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन सी गैसेस या क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। तो मेनली जो मेजर एलिमेंट्स या फिर हम मेजर कंपोनेंट कह सकते हैं, ये हम परसेंटेज वाइज भी डिवाइज कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं इसका, या फिर हम इसके एक्टिविटी वाइज, इसके इफ़ेक्ट वाइज भी डिवीज़न कर सकते हैं इसका। तो जैसे अगर मेजर कंपोनेंट्स कहा जाए तो वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। सबसे ज़्यादा मिलता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, पर वाटर वेपर ये इसका एक रेंज है, तो वाटर वेपर के बारे में हम आगे जाके जानेंगे। उसके बाद जो माइनर एलिमेंट्स या माइनर कंपोनेंट्स कह सकते हैं वो है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पर यहाँ मैं बता दूँ ये परसेंटेज वाइज, इफेक्ट वाइज डिवीज़न है, पर इस तरह से भी नहीं है। हर एक गैस इम्पॉर्टेंट है। कोई ग्रीन हाउस गैस है, किसी का इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन, अगर ये नहीं है, इसका परसेंटेज शायद नाइट्रोजन से कम है, पर अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारी लिविंग ही पॉसिबल नहीं होती। तो इन सब गैसेस को बस एक राफली ऐसे हम कह सकते हैं, इसके परसेंटेज वाइज ही हम डिवाइड करते हैं, मेजर, माइनर और अदर जो कम अमाउंट में है पर इम्पॉर्टेंट है। तो माइनर में आ जाता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस। और अदर एलिमेंट्स में हमें मिलता है हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें। अब ओजोन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है जिसके बारे में आप लोगों को वैसे भी पता होगा और हम बाद में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन तो ये हो गया। अब परसेंटेज भी थोड़ा देख लेते हैं, ये जो गैसेस है कौन सा कितना परसेंटेज में है रफली। नाइट्रोजन जैसे 78.05% में है, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारी परसेंटेज अब देख लीजिएगा, मैं एक एक को नहीं ऐसे बता रही, तो ये सारे परसेंटेजेस में हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अब हम देखेंगे इन सब गैसेस का, इसके साथ हम क्या देखे थे, वाटर वेपर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि वाटर कहे तो हम हाइड्रोस्फीयर में चले जाते हैं, या फिर वाटर तो गैस में नहीं आता, ये सारी चीज़ें आती है। तो वाटर वेपर क्या है थोड़ा देख लेते हैं। वाटर वेपर स्पेशली क्या है, ये बेसिकली वाटर का गैसियस फॉर्म है जो एटमॉस्फेयर में है। और ये इसका परसेंटेज, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट्स में हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसका जो रेंज है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और कहाँ पे है वहाँ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर वाइज हम देखें
तो ये जनरलीज का रेंज क्या है, 0.01% से 5% तक आपको एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मिलेगा। और इक्वेटर रीजन में वाटर वेपर की पोर्शन ज़्यादा है, कंपैरेटिवली पोलर रीजन में कम है, धीरे धीरे ये कम हो जाता है। पर वाटर वेपर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। वाटर आर्ट की जो रेडिएशन है उसको कैप्चर करके, उसको एब्जॉर्ब करके एक टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वाटर वेपर। इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इन सब की वजह से जो क्लाइमेट चेंज, इन सब में वाटर वेपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और मैक्सिमम वाटर वेपर आप लोगों को हमको ट्रोपोस्फियर में मिलता है। मैक्सिमम वाटर वेपर मिलते हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ये वाटर वेपर के बारे में हमने थोड़ा जानकारी ले ली। तो ये इसीलिए मेजर कंपोनेंट्स में आ रहा था कि वाटर वेपर बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है और वाटर वेपर की पोर्शन हमारे हीट बैलेंस में, टेम्परेचर बैलेंस में इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनका रोल क्या है, मेजर जो गैसेस क्यों हम इनको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेजर कंपोनेंट्स ये सारी चीज़ें क्यों कह रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसके बारे में तो सबको पता है ये केमिकली क्या करता है। हमारे जो लाइफ लिविंग प्रोसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये पता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी जो 2 मेन प्रोसेसेस है, इनके थ्रू लाइफ फॉर्म यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स, लिविंग बींग्स जितने हैं, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है इन 2 मेन गैसेस की वजह से, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसीलिए एटमॉस्फेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस में है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन और ओजोन लेयर की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ओजोन क्या करता है, इसके 2 इफ़ेक्ट हैं। ओजोन गुड भी है और बैड भी है। वो कैसे है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है और इसको एब्जॉर्व करता है ताकि जो स्किन कैंसर और ये सारी चीज़ें ना हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर्ट में इफ़ेक्ट ज़्यादा ना करे, उसके लिए ओजोन लेयर जो है वो इफ़ेक्टिव है इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इसके बैड इफ़ेक्ट से हमारी हेल्थ को और हमको बचाता है। तो ओजोन इम्पॉर्टेंट है, पर ओजोन ग्रीन हाउस गैस भी है। वो कैसे है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। और ये जो गैसेस है, जैसे हम सारे गैस और अदर कंपोनेंट्स जो है, डस्ट पार्टिकल्स भी वाटर वेपर के साथ मिक्सड होके या ऐसे भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है जो हीट बैलेंस को मेंटेन करता है। और जैसे वाटर वेपर की हम बात करते हैं कि अर्थ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हीट इंक्रीज़ करता है। अगर ज़्यादा पोर्शन में ये सारी चीज़ें हो गई तो इफ़ेक्ट हो जाएगी जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है। तो इन सब चीज़ों के कम ज़्यादा होने की वजह से ही होते। तो ये गैसेस है जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने में भी हेल्प करता है और जो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं उनमें भी इनका रोल है। तो इन सब चीज़ें तो हो गया, पर एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस तो इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता चल गया। पर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये बात बहुत ज़्यादा आती है। एयर पोल्यूशन, इसके बारे में तो डिटेल्स में हम देखेंगे, एयर पोल्यूशन तो अलग से एक चैप्टर ही है। पर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्या है, जब ये गैसेस या फिर पार्टिकल्स या जो भी चीज़ें, जो भी कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर में, वो एक सर्टेन पोर्शन में है, उनका एक अलग अलग इम्पॉर्टेंट हर एक गैस का या हर एक कंपोनेंट्स का एक अलग अलग रोल है। पर जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर अदर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं, जो चल रहा है, उसके इफ़ेक्ट में जब ये गैसेस कम ज़्यादा ये सब चीज़ें हो जाती है तो क्या होता है, वो एयर कंटामिनेटेड हो जाते हैं।
जब ये जो टेम्परेचर, ये हीट जो बैलेंस करता है जनरली, तब पर जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है तो ये हीट बैलेंस में प्रॉब्लम आती है। हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे इफेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं। तो ये गैसेस एक सर्टेन कंपोजिशन में है, सर्टेन पोर्शन में है, पर जब ये गैसेस की पोर्शन कम ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती है तब वो बैड इफ़ेक्ट्स देते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का, जो भी हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानना था। अब एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स है, जिसके हम बात कर रहे थे कि अर्थ सरफेस के करीब जो लेयर है वो थिक है, धीरे धीरे वो थिन होता है। तो हर एक लेयर का, जैसे हम एक बार कह भी रहे थे ट्रोपोस्फियर की बात, तो ऐसे स्फीयर्स में डिवाइडेड है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है।